CDS 2 2020 पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। तैयार हो सॉल्व करना साथ में और बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। देखिए भी यहां से शुरू होते हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपके 2020 CDS 2 के, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 के 10 सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या आपने किया है, कितने आपके क्वेश्चंस सही हैं। All the pilgrims rested for a while under the banyan tree. Okay? अगर इस क्वेश्चन में while पूछा होता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, नाउन है, लेकिन ये तो बहुत आसान पूछ लिया ना। अंडर द banyan tree, अंडर क्या होती है? अंडर तो बचपन से हमको सबको पता चल रहा है कि ये प्रपोजिशन होती है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है प्रपोजिशन, बिल्कुल सही है। ये जो एडवर्ब है ये नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऐसा होता कि ही इज अंडर, वो नीचे है, कोई बता दी जाती जगह, तो ये एडवर्ब बन जाता, ठीक है। लेकिन वहां तो ऑब्जेक्ट भी लिखा द बनियन ट्री लिखा है, तो इसका मतलब प्रपोजिशन होगा। ये जो प्लेस वैल्यू होता है, एक ऐसा वर्ड दिया गया जिसको लेके बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ था। बच्चों ने बहुत पूछा था प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक टर्म प्लेस वैल्यू नहीं होती है, मैथ्स में प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इसका मतलब इंग्लिश में कहीं ग्रामर में इसका यूज नहीं है। बात करते हैं वर्ब को, ये वर्ब हो नहीं सकता है, तो आंसर हो गया प्रपोजिशन। मैं इस क्वेश्चन को कैटेगरी में डाल देता हूं मॉडरेट की। अब आप कहेंगे सर आसान था, मॉडरेट में क्यों डाला? मॉडरेट में इसलिए डाला कि ये जो वर्ड दिया गया था ना प्लेस वैल्यू, इसने बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया था। मतलब सिर्फ इसकी वजह से, अगर ये प्लेस वैल्यू की जगह कोई और पार्ट ऑफ स्पीच होता, नाउन प्रोनाउन, तो इसको इजी में डालते। लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन रेज हुआ था कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसलिए इसको मैंने मॉडरेट डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए। द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल द पीपल टू सिटी, ठीक है। हमने कहा द वंडरफुल, अब मुझे आर्टिकल से ही पता चल जाना चाहिए कि जो वंडरफुल इसमें फुल आ गया तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। और अगर ये एडजेक्टिव है तो आर्टिकल द किसके लिए आया होगा? इसके लिए आया होगा, तो स्टैच्यू क्या होगा? सीधी सी बात है, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है, तो नाउन होगा। अगर ये नाउन होगा तो ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। नाउन फ्रेज नहीं हो सकता, ये याद कर लेना। सॉरी, अगर ये इतना लिखा होता द वंडरफुल स्टैच्यू, और मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा नाउन फ्रेज। तो कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है, जब तक दो वर्ड अंडरलाइन नहीं है, कम से कम ये फ्रेज हो ही नहीं सकता। फ्रेज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कम से कम दो तो हों। तो ये अकेला वर्ड कभी फ्रेज नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कोई मतलब था नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, तो इसको तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ कंफ्यूजन था नहीं, बस इन दोनों को लेकर दिक्कत है। तो वो फ्रेज तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि फ्रेज मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, अकेला वर्ड कभी फ्रेज बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी है। नेक्स्ट आइए। दिस इज हिज पेन, ठीक है, दिस इज हिज पेन। यहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए, कभी कोई प्रोनाउन कहता है, कुछ कहता है, ठीक है। तो जब हमें समझ आ गया कि मैं पेन लिख रहा हूं, तो पेन क्या है? नाउन है। अब ये पेन के बारे में तो बता रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजेशन शो कर रहा है, एडजेक्टिव होगा। बड़ी सीधी बात है, प्रोनाउन कैसे हो सकता है? तो इसमें ना आंसर होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मॉडरेट। मैं इसको इजी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे अक्सर इसमें यहां कंफ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि बाद में नाउन लिखा गया है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। लेकिन मॉडरेट है क्योंकि कंफ्यूजन बच्चों को रहता है पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव को लेके। तो जब भी पढ़े ढंग से पढ़ के क्लियर जरूर करें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आसान मैं बता देता हूं, जो भी पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, और इनके बाद हमेशा नाउन आता है। इनके बाद हमेशा नाउन आता है, ठीक है। क्या आता है बेटा? इनके बाद हमेशा नाउन आता है, नोट कर लो भाई, इतनी सी बात है। ये मेरा कहना यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए। तो क्वेश्चन मॉडरेट ही रहा, नेक्स्ट आ जाओ। When people found that the jewel was in record of Rahim, they gave it to him, ठीक है। अब इसको कहाँ रखें? इसको रखते हैं इजी कैटेगरी में। The people found that the jewel was in record of Rahim, they gave it, इसको दे दिया, gave दे दिया, it माने इसको दे दिया, ठीक है। किसको? ज्वेल को। gave क्या है? वर्ब है, तो इसका ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन में से एक ही बनता है। तो अब ये प्रोनाउन तो नहीं है ना, ये नाउन, सॉरी, अब ये नाउन तो नहीं है ना, अब ये क्या होगा? प्रोनाउन होगा, तो प्रोनाउन आंसर है।
नॉमिनेटिव कुछ बना नहीं, सब्जेक्टिव केस को कहते हैं, नाउन ये हो नहीं सकता, एडवर्ब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इट जो वर्ड है वो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि इट प्रोनाउन होता है। इट को कोई नाउन मार्क करने वाला वैसे भी नहीं था, और इट को कोई एडवर्ब भी मार्क नहीं करता, नॉमिनेटिव भी मार्क नहीं करता, तो मैं इसको इजी ही कहूंगा कि ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखो सच में बहुत अच्छा है। इसमें पूछा गया पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन एंड वर्ब, ठीक है। तो हमको पता है कि इट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है और वर्ब नहीं है, लेकिन यहां सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इट के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इट के बारे में समझा दूं। ये जो इट होता है इसको आप नोट कर लो, इसको 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं आप देखेंगे इसको लिखा हो मिलेगा पर्सनल प्रोनाउन, ऑप्शन में भी है ना। कहीं आपको लिखा मिलेगा इम्पर्सनल प्रोनाउन, और कहीं आपको लिखा मिलेगा डमी प्रोनाउन, ठीक है। तो चलिए इन तीनों को भाई क्लियर कर लो एक बार, है ना, कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है, आसान से ही होते हैं। सबसे पहले जहां जहां से मैं बता रहा हूं वहां से समझो। सबसे पहले पढ़ लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है आपको याद आता होगा, पर्सनल प्रोनाउन हम आपको एक टेबल पढ़ाते हैं, आई मी माई माइन वाली, याद आ गई ना, आई मी माई माइन वाली, उसमें इट्स भी लिखवाते हैं, ठीक है। तो यही पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन होता है जब ये किसी ऑब्जेक्ट को, भाई लिविंग को तो करता नहीं ना, किसी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एड्रेस करता है, एड्रेस करता है। अब वो ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कोई एनिमल हो सकता है, ये तो हमें पता है, कोई एनिमल हो सकता है, उसके लिए लिखा रहता है। या अगर आप देखें तो ऐसे वर्ड जो बेबी है, चाइल्ड है, उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसके लिए एग्जाम्पल समझ लो। आपने कहा आई हैव अ पपी। अब देखो एक नाउन है ना, इस नाउन के लिए मैं कह सकता हूं कि इट इज ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जो नाउन है पपी, इसके लिए आपने इट लगाया, तो ये कैसा है, ये पर्सनल है। इट कौन सा है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ध्यान से सुन लो। ऐसे आप पपी के लिए इट लगाते हो, कैट के लिए इट लगाते हो, डॉग के लिए इट लगाते हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट, बुक के लिए, कार के लिए इट लगाते हो, तो वो सब आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है इट पर्सनल प्रोनाउन तब होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहा होगा। हम इजीली जानते हैं नॉन लिविंग बीइंग के लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है, और लिविंग के लिए हम तब लगाते हैं, मतलब इंसानों के लिए, जब बेबी है, चाइल्ड होता है, जब जेंडर न्यूट्रलिटी होती है, तब हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप सेकंड पूछेंगे कि अब ये बताओ ये कब लिखा जाएगा, मतलब इम्पर्सनल, ठीक है। दूसरा समझ लो बेटा, इम्पर्सनल प्रोनाउन इट, ठीक है, कब यूज होता है, इसको नोट कर लो बेटे। तब नोट यूज होता है जब ये वेग्यूली, मतलब वेगली यूज होता है ना, किसी सेंस में वेगली जब ये यूज होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, इम्पर्सनल इट का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा इट सेज दैट, कोई भी एक सेंटेंस लिख सकते हो आगे, इट appears that, कोई भी एक सेंटेंस लिख जाता हूं, ठीक है। तो ये जब वेग सेंस में यूज होता है, ठीक है, वेग सेंस में, तब आप इट सेज दैट, आप इम्पर्सनल इसको प्रोनाउन कह सकते हो, इट appears that, ऐसे सेंटेंस आप लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ। अब थर्ड क्या आता है, थर्ड समझ लेंगे। थर्ड आता है आपका कौन सा, थर्ड आता है डमी प्रोनाउन। थर्ड आता है, देखो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है, आंसर आप मिला लेना। थर्ड आता है आपका डमी प्रोनाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसलिए इतना सिखाना पड़ा। जब आप वेदर, टाइम, या अपने ईयर हो सकता है, या क्लॉक का कोई टाइम हो सकता है, इनकी बात करते हैं, तो इट जो होता है वो डमी प्रोनाउन होता है। जैसा आपने कहा इट इज
10 o'clock, ठीक है, या आपने कहा इट इज 9:30 AM। तो ऐसे केसेस में हम इसको इट को क्या कहते हैं, हम इसको डमी प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो अक्सर क्या होता है कि इस केस में ना इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ये डिफरेंस समझ लो पहले क्या है। डिफरेंस ये कि पर्सनल प्रोनाउन इट तभी हो सकता है जब वो किसी एनिमल को, ऑब्जेक्ट को या चाइल्ड बेबी जैसे वर्ड्स को एड्रेस कर रहा हो तो इट पर्सनल प्रोनाउन होगा। इट जब वेग सेंस में यूज होता हो तो इट को हम हमेशा इम्पर्सनल कहते हैं, लेकिन इट जब वेदर, टाइम, ईयर, क्लॉक ऐसी चीजों को शो कर रहा हो तो इट को हम डमी प्रोनाउन कहते हैं। अगर ऐसा है तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है इट इज 11 o'clock, तो मैंने आपको बता दिया टाइम को शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपका डमी प्रोनाउन होगा। भी कौन सा प्रोनाउन होगा, ये आपका डमी प्रोनाउन होगा, सही है। अगर ये आपका डमी प्रोनाउन होगा तो यहाँ डमी ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने क्या कहा अभी कि डमी और इम्पर्सनल इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी वाला होगा, इट यहाँ पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। और अब हम बात करें कि क्वेश्चन किस कैटेगरी में जाएगा, तो मैं कहता हूं भाई ये क्वेश्चन जो होगा ये डिफिकल्ट कैटेगरी में जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रह जाता है। डमी इट पढ़ा होगा, पर्सनल इम्पर्सनल शायद नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट आ जाइए। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर कैसा है बेटा, फ्लावर है आपका ब्यूटीफुल, तो ये बन गया एडजेक्टिव। कितना ब्यूटीफुल है, वेरी, ये बन गया आपका एडवर्ब। और कुछ नहीं पूछा गया कौन सी एडवर्ब, तो आसान ही है, इसको कहेंगे आप कि सर ये हमारा इजी क्वेश्चन है, बात खत्म हुई, ठीक है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बॉय इज स्ट्रॉन्ग देन रमेश, ठीक है। अब यहां हम कह सकते हैं कि बॉय क्या है, ये तो नाउन ही है हमारा, दिख रहा है। बॉय के बारे में दिस बता रहा है, तो ये क्या होगा, ये सीधी बात है एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन सीधे सीधे दे रखा है, प्रोनाउन आर्टिकल एडवर्ब होगा नहीं, तो मैं इसको भी कह सकता हूं कि भाई ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में चला जाता है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर इसको प्रोनाउन बनाना होता तो आप ऐसे लिख सकते थे सेंटेंस, दिस इज माई बुक। क्या लिखते बेटा, दिस इज माई बुक। यदि आप सेंटेंस को ऐसे लिखते तो ये वर्ब होती है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा होता, और जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन होगा क्योंकि किसी को एड्रेस कर रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप देखेंगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव को दोनों को एक साथ दिया जाता है कि बच्चा कहीं तो गलती करे और बच्चे ने जरा सा चूका तो उसको लगेगा वर्ब के पहले है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इजी कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पढ़ने वाले बच्चे को ये कभी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आई हर्ट माई सेल्फ, अब देखो माई सेल्फ पूछ लिया, अब सीधा सा तरीका माई सेल्फ लगा दिया। इन्होंने बस एडजेक्टिव आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ वाले जो वर्ड होते हैं जितने भी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होते हैं, अगर इस क्वेश्चन को पूछता कि रिफ्लेक्सिव है एम्फेटिक है तो ये जरूर डिफिकल्ट होता, लेकिन अभी मैं कहूंगा कि ये मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, बी आंसर होगा, इसमें हमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। नेक्स्ट आइए। द एंड्स फाउट द वेस्प, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब है, एडजेक्टिव वर्ब है। डिमॉन्स्ट्रेटिव कुछ है नहीं, एडजेक्टिव हो नहीं सकता, दो वर्ब बची। ये क्वेश्चन हम कहेंगे अच्छा वाला, यानी कि बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन हम इसको मॉडरेट कहेंगे क्योंकि इसने सिर्फ वर्ब नहीं पूछा है, वर्ब का काइंड पूछा है। तो द एंड्स फाउट, अब हम सबको पता है हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर मैं वर्ब से पूछता हूं हु इज द परफॉर्मर, तो आंसर हमेशा सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब से मैं पूछता हूं हु माने किसको या व्हाट माने क्या, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने पूछा फाउट, फाउट हुम, किससे लड़ती हैं, ठीक है, तो ये आंसर आ गया द वेस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो गया आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, बी आंसर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बेटा बी वाला होगा, इसको हम कह सकते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए। आई कैन हार्डली बिलीव इट, ठीक है। सेंटेंस है आई कैन हार्डली बिलीव इट, ठीक। तो आई कैन बिलीव ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है। बिलीव क्या होगा, हार्डली, हार्डली क्या होगा, एडवर्ब होगा। डायरेक्ट आंसर दे रखा है एडवर्ब, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इजी होगा। तो भैया आप मुझे बताएं आपने आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर। तो ये CDS 2020 के जो क्वेश्चन थे वो आए थे, एज इट इज क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप बस अपने आंसर्स बता दो कि आपने 10 में से कितने करेक्ट किए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।